I restart, reset, readjust as many times as you need to. Today is 21st of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. कांवड़ लेक इज लोकेटेड इन बिहार. कामलांग टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में. WPI की फ्रिक्वेंसी होती है मंथली. द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है बाय मिस्टर W. आर्थर लुइस. चाइना लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सेकंड है इंडिया. आज के सवाल हैं. पापीकोंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया. Then Abel Prize is awarded annually for outstanding contribution in which field? Hojagiri dance is a folk dance of which Indian state? Firozpur is situated on the banks of which river? Supreme Court of India can review its own judgment on the basis of which article? किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को ही रिव्यू रिकंसिडर कर सकती है. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है. फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, इंस्टिगेट करना, स्टिर अप करना, इंसाइट, प्रोवोक. डेजल्टरी का मतलब होता है अनियमित है, लैकिंग अ प्लान, पर्पस और एंथुजियाज्म. फ्लीटिंग मतलब होता है वो क्षण भंगुर, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. सेरेंडिपिटी का मतलब होता है नसीब. एनरैप्चर्ड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध होना, गिव इंटेंस प्लेजर और जॉय टू, डिलाइट, चार्म. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये आज के 2 सवाल हैं, दोनों GS3 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी साल का मेंस के एग्जाम के ये सवाल हैं. 5 जून 2022 को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है. अभी काफ़ी टाइम बचा है हमारे पास. इस जनवरी एटलीस्ट आप आंसर्स इसी तरीके से प्रिपेयर करते जाओ. बाकी आई हैव गिवन यू माय वर्ड, इस बार जो 5th ऑफ जून का जो प्रीलिम्स है आप उसे क्वालिफाई करने वाले हो. विल डू एवरीथिंग अंडर द सन टू मेक दैट पॉसिबल. ओके. Meanwhile, if you have any ideas what exactly do you want, क्या चीज़ें कवर करना है etc, you can give me suggestion. Go to website, WhatsApp enabled है. Just drop me a suggestion like what are your expectations and what all things you want. Okay. So 5th of June you are going to qualify. Okay. So let us come back to the newspaper discussion. आज का जो न्यूज़पेपर है वो द हिंदू है और ये है फ्राइडे January 21st दिल्ली एडिशन. फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स OBC कोटा इन नीट एग्जामिनेशन. अब यहाँ जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं ना सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं, दे आर रियली वेल. जैसे रिजर्वेशन की जब भी बात आई हमने क्या बोला, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है. उस इनइक्वालिटी को जस्ट लाइक दैट इक्वालिटी से हम दूर नहीं कर सकते. यहाँ जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है सोसाइटी के, वहाँ पर हमें इक्विटी के लिए ट्राई करना चाहिए. जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड इट इज़ अ राइट स्टेप. अब बात आती है कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या हो और जो बेनिफिट्स हैं वो जिनको ज़रूरत है उन तक कैसे पहुंचाए जाए. अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये जो पॉइंट है, ओपन एग्जाम ओनली एंश्योर्स फॉर्मल इक्वालिटी. बट ये जो फॉर्मल इक्वालिटी है कि जैसे सेम पेपर आ रहा है, सबको बराबर सेम टाइम मिल रहा है, सेम मार्क्स है, तो ये तो इक्वालिटी हो गई. नो, जो कैंडिडेट्स एग्जाम लिख रहे हैं तो उन कैंडिडेट्स में इनइक्वालिटी है. तो फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर से जस्ट लाइक दैट आप वहाँ पे इक्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते. तो जो इनग्रेन्ड इनइक्वालिटीज़ हैं, दैट इज़ वाई इस एग्जाम पैटर्न में हम रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखते हैं, सो दैट वी कैन एंड दिस इनग्रेन्ड इनइक्वालिटीज़. अब सी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रिजर्वेशन ऑफ OBC कैंडिडेट्स इन ऑल इंडिया कोटा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में, नीट में, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज में. रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑड्स विथ मेरिट. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज ओके विद इन द ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सी
ये लाइंस बड़ी अच्छी लाइंस हैं। इफ ओपन एग्जामिनेशन प्रेजेंट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट्स टू कॉम्पीट, रिजर्वेशन एंश्योर्स दैट द अपॉर्चुनिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी इक्वली एबल हो टू बेनिफिट फ्रॉम सच अपॉर्चुनिटी, जो टिपिकली इवेड हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल बैरियर। जैसे स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, सोसाइटी का बैकग्राउंड कैसा है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, क्या उसको ग्रोइंग एज में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली या नहीं मिली, प्रॉपर ऑलराउंड उसका डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, इस टाइप के भी स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं। तो इनको हम जस्ट लाइक दैट इग्नोर नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई कि यहाँ लिखा है इक्वलाइज करना इनहेरिटेड डिसएडवांटेजेस एंड प्रिविलेजेस का। तो जो यहाँ इन सेक्शन को जो डिसएडवांटेजेस रहे हैं, प्रिविलेजेस नहीं मिले, उसको ओवरकम करने के लिए रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी आती है जो विद इन द दिस ओपन मेरिट सिस्टम के विद इन है। तो ये जो मेरिट यहाँ पे दिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब और ए.एस. बोपन्ना साहब ने 106 पेज के जजमेंट में, तो इन्होंने अपहोल्ड किया है रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। सी, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम केवल फॉर्मल इक्वालिटी बताता है, जो इनहेरेंट इनइक्वालिटी है वो एड्रेस नहीं होती, तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। फिर यहाँ जैसे प्रिविलेजेस भी बताया। सी, अगर आपको अच्छा स्कूल मिला, अच्छे ट्यूटोरियल्स मिले, कोचिंग सेंटर्स अच्छे मिले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, दैट इज़ ओके, सबको मिल गए, बट कुछ एडेड एडवांटेज है सोशल नेटवर्क्स में, कल्चरल कैपिटल में, जैसे स्किल, एक्सेंट, बुक्स, एकेडमिक अकॉम्प्लिशमेंट, ये जो चीज़ें आती है वो आती है फैमिली से और सोसाइटी से। सो एक बिग सेक्शन ऑफ पीपल को ये चीज़ अगर नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस बैकवर्डनेस, तो वहाँ रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी इक्विटी इंश्योर कर सकती है, ये मैसेज है। तो क्या होता है कि एक सेक्शन है जो प्रिविलेज्ड है, तो वो ट्रेंड है अनकॉन्शियसली बाय द फैमिली एनवायरनमेंट टू टेक अप हायर एजुकेशन, हायर पोस्ट कमेंसुरेट विद फैमिलीज स्टैंडिंग। सो द आइडिया इज कि जो इनहेरिटेड हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, इनहेरिटेड है, बैकवर्डनेस है, उसको भी बराबर पे सेम पेज में लाने के लिए दिस रिजर्वेशन जो है वो ओके है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। द आइडिया इज कि यहाँ जो एक्सक्लूजन नहीं हो, मेरिट में जो हो वो इंक्लूजन ज़्यादा हो। Fortitude and resilience required to uplift oneself from conditions of deprivation are equally reflective of individual caliber and merit. Very good line. So this is the message. See, तो अभी हम किस स्टेज पे आ गए हैं? अब आ गए हैं हम इक्विटी वाली स्टेज पे। पर जो इक्विटी की स्टेज है ये फाइनल स्टेज नहीं होनी चाहिए। इन दी एंड जो हमारा एंड गेम है, फाइनल गोल है, वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी, इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जाए, क्योंकि हम परमानेंटली ऐसा परपैचुइटी में ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। सो एंड गेम हमेशा यही होना चाहिए कि सोसाइटी में, हमारे समाज में जो भी स्ट्रक्चरल बैरियर्स है उसको हम दूर करें। सो फॉर नाउ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स ओबीसी कोटा इन नीट। अब ये इन्फेक्शन टैली है। सी, वैक्सीनेशन प्रिवेंटिंग मैनी डेथ, सो गो गेट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से हेल्प होता है। तो दिस इज देयर। फोकस ऑन राइट्स मेड इंडिया वीक सेज प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इंडिया अभी जैसे 75 ईयर कंप्लीट कर रहा है, तो दिस इज़ द टाइम कि हम रिफ्लेक्ट भी करें और देखें हमने कितनी प्रोग्रेस की इस 75 ईयर में, हाइज क्या थे हमारे, लोज क्या थे, और हम बिल्ड करें उस फिर हाइज पे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो दिस इज दैट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, आरटीपीसीआर का टेस्ट पे कैप लगा दिया है। अब जैसे आपको केस स्टडी में बताना है, एज अ डीएम आप कुछ काम कर रहे हो, यहाँ ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई, तो आप एक कैप लगा दोगे कि 300 से ज़्यादा रुपए से ज़्यादा आप आरटीपीसीआर टेस्ट का चार्ज नहीं करोगे। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो इस तरीके के आइडियाज़ हमें कहाँ से मिलते हैं? न्यूज़पेपर से मिलते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ना, आपने इस बार का भी मेंस का पेपर देखो, लास्ट ईयर का भी देखना, अभी जो प्रीलिम्स आ रहा है उसमें भी देखना। ये जो एग्ज़ाम है ना, इट इज़ नॉट लाइक एग्ज़ाम की आपने एंड में बिंज कर लिया एंड देन यू जस्ट आर ओके विद दैट। नो, यू हैव टू स्टडी एवरी डे रीड समथिंग, लर्न समथिंग, और जो ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी में इनग्रेन होगी ना जो लर्निंग्स, वही लर्निंग्स आपको एक्चुअल में हेल्प करने वाली है वो एसेंशियली मेन एग्जामिनेशन में। सो दैट इज़ वाई बी रेगुलर विद दीज न्यूज़पेपर वीडियोज़। ओके,
जैसे ये रिवीजन टाइम है, ये क्या है, ये डेयर डेविल टीम है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रिहर्स कर रही है राजपथ पे। ये ऐसे बुलेट पे बड़े अच्छे स्टंट्स दिखाते हैं, रिवीजन टाइम। देन दिस इज पेज नंबर 5 और स्पिनिंग अ न्यू मैजिक विद फोटोग्राफी। सो दिस इज देयर फॉर्मर रणजी प्लेयर हैं लद्दाख वैली, एक्सेलेंट। दिस इज कोर्ट एंड कंपनसेशन। यहाँ जो प्राइमरली बात है वो है कोविड-19 रिलेटेड जो डेथ्स हुई है, विक्टिम्स जो हैं उनका जो परिवार है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड होना चाहिए। ये जो बात होती है एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन की। अब बात है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को असर्टिवनेस दिखानी पड़ रही है, तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। प्रोएक्टिवली जो बेनिफिशियरीज जिनको देना चाहिए बेनिफिट्स, उनको क्विक स्विफ्ट मैनर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है। दिस इज द लीस्ट दैट वी कुड डू। सो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया बेनिफिशियरीज को देने के लिए, बिकॉज यू नो कोविड-19 का कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूज हुए हैं ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट को यहाँ पे ह्यूमैन एंगल, वेलफेयर से दिस प्रॉक्सिमिटी रखनी चाहिए। वेलफेयर इज रिक्वायर्ड। दिस इज यमन्स ट्रेजेडी। अब यहाँ अलग प्रॉब्लम चल रही है। अभी यूएई में अटैक हुआ, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई, ये आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ते, ये प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। जैसे रशिया और यूएसए का था, जो कोल्ड वॉर इरा था रशिया, यूएसएसआर और यूएसए का, ये कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने। ये हमेशा थर्ड कंट्री में जाते थे, से वियतनाम में चले गए, अफगानिस्तान में चले गए, लाइक दैट, और वहां पे ये प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे। अब जिस कंट्री में वॉर हो रही है वो कंट्री वहां पे पे करता है प्राइस। तो जैसे यमन है, यमन वैसे ही बड़ा पुअर कंट्री है, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है अच्छा, और यहाँ पर ये जो दोनों हैवी वेट्स हैं, सऊदी अरेबिया और इधर ईरान, ये दोनों अपनी आइडियोलॉजी के लिए बैटल ग्राउंड बना दिया है इन्होंने यमन का। तो दैट इज वाई यमन में अभी क्राइसिस हो रहा है। और इन दी एंड हमने इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देख चुके हैं, चाहे वो सीरिया वॉर हो या इराक वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, एवरीवेयर जहां वॉर होता है वहां पर होते हैं कैटास्ट्रोफिक लॉसेस, वहां पे लाइफ बैकवर्ड चली जाती है और ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस वायलेशन होता है। तो सेम थिंग जो हो रही है वो यमन पे, यमन इज पेइंग द प्राइस। तो प्राइमरली यहाँ पे ये पावर स्ट्रगल चल रहा है। हाउदीज एक तरफ है, हार्डी एंड दिस यूएई एंड सऊदी लेड कोलिशन है जो इन पे अटैक कर रहा है। ये रिटेलिएट करते हैं, ईरान उनको सपोर्ट करता है। कल ही हमने ये टॉपिक पढ़ा था। द पॉइंट इज, इधर जो 3 चीज़ें हमारे काम की है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, पहला तो है कि अगर यहाँ डिस्टर्बेंस होगा तो जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी लाइफ रिस्क पे आएगी। पहले भी हमने इवैक्यूएशन यहाँ पे किया था, तो हमें ट्रबल होगी, बिकॉज ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज नंबर में इंडियन डायस्पोरा इस गल्फ कंट्री में वर्क करता है। अब डायस्पोरा वर्क करता है तो रेमिटेंस में भी प्रॉब्लम होगी, जो ये पैसा वापस घर बेचते हैं अपने को, तो ये पैसा भी डिप होगा। थर्ड जो प्रॉब्लम होगा वो होगा ऑयल का प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। प्लस यहाँ पे अगर इस तरीके से वॉर हो रहा है, जियो स्ट्रैटेजिक टेंशंस हो रहे हैं, ईरान न्यूक्लियर बनने की भी बात कर रहा है, तो दिस डिस्टर्बेंस जो है वो वैसे ही कोविड-19 से वर्ल्ड रिकवर कर रहा है, उसमें ये जो डिस्टर्बेंस होगा वो कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। सो दैट इज़ वाई इंडिया यहाँ हमेशा रूल ऑफ लॉ एंड इसकी बात करता है। वायलेंस का जगह नहीं होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, लाइक दैट नॉर्मल जो इंडिया बात करता है। एट द सेम टाइम जैसे यहाँ पे कुछ इंडियंस का भी लाइफ गया, तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ट्राई कर रही है इनको रिलीफ प्रोवाइड करने का, एंड एट द सेम टाइम दिस लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस स्टेबिलिटी यहाँ पे दिस मेजर होनी चाहिए। बाकी यूनिसेफ ने जैसे ये बोल दिया इस तरह, द लाइफ इज नॉट गुड इन यमन। यमन क्या, जहाँ पे भी वॉर होती है ना वहाँ लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दिस इज देयर। देन ये है ड्रॉप द आईएस कार्टर रूल्स अमेंडमेंट। सी ये बात है, ये आर्टिकल भी हमने कल ही पढ़ा था। रूल 6(1) जो है वो यहाँ पे कहा गया है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो जाएगा स्टेट का। कार्डर क्या होता है? कार्डर ये होता है कि आईएएस आईपीएस आप बनोगे तो आपको एक कार्डर मिल जाएगा। से आपको कार्डर मिल गया राजस्थान कार्डर, तो आपको अब राजस्थान राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान करनी है क्योंकि वही आपका कार्डर है। बट सेंटर है यहाँ पे, बिकॉज ये तो ऑल इंडिया सर्विस है। सेंटर ने देखा एक ऑफिसर ए है, वो बड़ा ब्राइट ऑफिसर है और वो राजस्थान गवर्नमेंट में काम कर रहा है। सेंटर ने कहा इस ब्राइट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट सेंटर पे है, तो सेंटर बोलता है कि इस ऑफिसर को डेप्यूटेशन पे आप केंद्र में भेज दो। राज्य सरकार बोलती है कि ये तो बड़ा अच्छा ऑफिसर है, यहाँ से चला जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो राज्य सरकार एट टाइम्स नो बोल देती है।
अब जो नया रूल आ रहा है उसमें यह है कि राज्य सरकार ने अगर नो बोला है तो सेंटर उसको क्या करेगा, ओवरराइड कर सकता है। मतलब सेंटर के पास पावर हो जाएगा कि मुझे ये ए ऑफिसर चाहिए तो मुझे चाहिए दिस ए ऑफिसर इन सेंटर, और सेंटर ओवरराइड कर सकता है स्टेट का पावर। तो बात यह है इस आर्टिकल में, इससे क्या होगा, जो स्टेट का जो फेडरलिज्म की बात होती है हमारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के वैसे भी स्टेट्स काफ़ी फेवर में रहते नहीं है। उनको लगता है ये ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, ये एक्ट एज एन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं सेंटर का। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है और जो डिस्ट्रस्ट के इशू आ रहे हैं सेंटर और स्टेट में वो और ज़्यादा वाइडन हो सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है। ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में है आप बताओ, और कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, टेल। तो ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर रहेगा, वो ओवरराइड कर सकती है नो, किसी भी ऑफिसर को सेंटर पे डेपुटेशन पे बुला सकते हैं। यूनिलेटरली हो रहा है ये, तो इसके लाइक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। सो दिस इज रूल 6(1). कार्डर ऑफिसर मे बी डेप्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। अब ये कॉन्करेंस ओवरराइड हो सकती है। तो बिफोर जनवरी 25 ये रूल था, अभी जो रूल है उसमें सेंटर को ज़्यादा प्रोविजंस मिल जाएंगे। तो नए प्रोविज़न में ये है कि सर्टेन पीरियड पे स्टेट गवर्नमेंट से वो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में बुला सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ऑफिसर्स भी हमें पता है सारे टाइप के ऑफिसर्स होते हैं। जो अच्छे ऑफिसर्स हैं या फिर जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनमें अक्सर सेंटर और स्टेट एवरीबडी ट्राइज कि वो उनके साथ वर्क करें। देन सेंट्रल डेपुटेशन बढ़ रहा है, स्पेसिफिक सिचुएशन बतानी पड़ेगी। अब आइडिया वही है, इससे लॉन्ग टर्म जो डैमेज ना हो जाए कहीं सेंटर और स्टेट रिलेशन का, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। क्या वर्ड याद रखना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नेशनल कंसेंसस शुड क्लियरली रिमाइंड द सेंटर दैट इट हैज नॉट इनहेरिटेड दिस वाइसरॉयज मेंटल ऑफ पैरामाउंसी। तो ये पालकी वाला साहब ने क्रिटिसाइज किया है। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी था, स्टेट्स हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल एज द यूनियन। तो जो स्टेट है, हमारे यहाँ राज्य तो बनते बिगड़ते सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य मेयर अपेंडेजेस हैं, उनकी खुद की भी आइडेंटिटी है जो हमें कंजर्व करनी चाहिए। दे आर नीदर सैटेलाइट्स नॉर एजेंट्स ऑफ द सेंटर। तो ये नाम याद रखना है, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बात यही है, रूल 6(1) ऑफ दिस आईएएस कार्डर रूल 1954, और इसमें अमेंडमेंट सेंट्रल डेपुटेशन पे। ओके, तो ये जो भी क्वारल्स हैं सेंटर और स्टेट के, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू सॉल्व होना चाहिए। देन द जेंटलमैन स्पाई मास्टर हु हैड इंडिया एंथ्रेल्ड। यहाँ आज हम बात करेंगे रामेश्वर नाथ काव साहब का। ये फाउंडर माने जाते हैं रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो दो सर्विंग द रॉ वुड डू वेल टू नोट द प्रिंसिपल्स दैट रामेश्वर नाथ काव प्रैक्टिस्ड विद अप्लॉम। मतलब जो इन्होंने वैल्यू सिस्टम बनाया, फाउंडेशन डाला रॉ का, उसके कारण रॉ को आने वाले टाइम पे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगा। सो दैट इज वाई फाउंडेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हमेशा स्ट्रॉन्ग फुटिंग में होना चाहिए, एंड फॉर दैट वी नीड गुड ऑफिसर्स लाइक दिस। तो दिस इज देयर। जैसे एक सवाल भी आया था, जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का जो है ना, वो उसके लीडर के कैरेक्टर क्या है वो भी डिपेंड करता है। द कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स। एक सवाल आया था जी, आई थिंक ऐसे का सवाल था 2014-15 में, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। तो दिस इज देयर। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं इन्होंने रॉ का क्या फाइंडिंग किया। सी, रॉ बेसिकली क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इंटेलिजेंस वगैरह। फॉरेन में बेसिकली ज़्यादा रॉ का वर्क होता है, फॉरेन ऑपरेशंस एंड ऑल। सो दिस इज रॉ। रॉ की रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, रॉ की रिक्वायरमेंट इसलिए हुआ कि जो टाइम था इंडिया में एक्सटर्नल थ्रेट्स थे वो बढ़ रहे थे। हाईजैक जैसे केसेस देखे हमने, अटैक्स देखे, टेररिज्म जैसी चीज़ें हुआ, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी था, स्टेट पॉलिसी बन गया कुछ कंट्रीज़ का। तो इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए वी नीडेड वन ऑर्गेनाइजेशन, और इस टाइप से रॉ का बना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसने जो शुरू में काम किया, हेड ऑफ रॉ थे आप 68 to 77 के बीच में। और जो इनिशियल जो वर्क होता है ना कि ये इंस्टीट्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगा, वो डायरेक्शन इन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे से बताया।
असेसमेंट करना इंटरनल एक्सटर्नल असिस्टेंस को, इंटरनेशनल टेररिज्म उस टाइम पे एक प्रॉब्लम था, आज भी है। सो द पॉइंट इज जो फंडामेंटल्स हैं इंस्टीट्यूशंस के वो यहाँ पे आपने डाले। अब कुछ बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे जो वन बाय वन हम देखते हैं। तो अंडरस्टैंडेबल इनएविटेबल था, फॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट्स अब्रॉड, प्राइमरली अब्रॉड, दिस इज रॉ। अब जो काउ साहब थे इनवेरिएबली टर्न टू आईबी असिस्टेंस, फिर रॉ की जो एनर्जी थी उन्होंने कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस में लगाया अबाउट इंडियाज एक्सटर्नल एडवर्सरीज एंड द आईबी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं काम की कि जैसे इसी टाइम पे इमरजेंसी हुआ, अब हम क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ना इसको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है वो है सरकारी एग्जीक्यूटिव है, मतलब वो लाइफ लॉन्ग गवर्नमेंट के लिए उसका ड्यूटी रहता है बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जैसे इमरजेंसी का टाइम आया तो ऐसे चार्जेस लगे कि कहीं रॉ का यूज़ तो नहीं हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो रहा है। तो बाद में इमरजेंसी के बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आई 77 में, उनको ऐसी कोई फाइंडिंग्स नहीं मिली रॉ के वर्क में कि रॉ ने पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरवीन किया। सो दिस इज़ वन लेसन, इफ यू आर गवर्नमेंट ऑफिशियल यू आर सपोज टू बी न्यूट्रल, न्यूट्रल पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, दिस इज़ वन मैसेज। देन इन्होंने फाउंडेशन जो किया था इंटेलिजेंस का, दिस इज़ देयर। तो द पॉइंट इज जब सेकेंड गवर्नमेंट आई तो उन्हें कुछ भी ऐसा रॉन्ग डूइंग्स नहीं लगा रॉ के बारे में, तो इससे रॉ की जो रेपुटेशन है वो और बेटर होगी। रॉ इज बेसिकली ए प्रोफेशनल फोर्स जो इंडिया के लिए काम कर रही है बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। देन बिग पिक्चर देखना ज़रूरी है, ब्रॉडर। लीडर जो होता है ना उसको हमेशा ब्रॉडर, दूर की चीज़ें अच्छे से दिखनी चाहिए। प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इनके लीडरशिप में देखने को मिला। अटेंशन टू डिटेल, एक्सट्रीम अटेंशन टू डिटेल, रीड इन बिटवीन द लाइन्स टाइप, गुड। तो इस तरीके से जैसे बांग्लादेश का हुआ, सिक्किम का हुआ, ओके, तो यहाँ इंडिया ने काफ़ी अच्छे से वर्क किया। रॉ की जो पॉलिसी थी वो सोबर और बैलेंस्ड असेसमेंट हुआ पॉलिसी मेकिंग में इंडिया का, लाइक प्रैक्टिकल भी था, रियलिस्टिक वे में इंडिया ने ऑपरेशंस किए। Second, the fourth was his ability to spur his officers to greater heights without being overbearing or this micromanaging task best left to ground level operatives. Now, this is a really good lesson. I really like this. जो लीडर होता है ना उसको ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट में इतना नहीं जाना चाहिए। लीडर जो होता है उसको अपने जो साथ में काम कर रहा है टीम, उसका सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बार आपकी टीम करेक्ट आप पे कॉन्फिडेंट है, वो अपने आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो ग्राउंड लेवल जो चीज़ होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस और सिक्योरिटी और ग्राउंड। तो इस चीज़ पे इन्होंने अपने जो एजेंट्स हैं उनको यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया, विच इज़ गुड। उनको फुल बैकिंग किया, थ्रस्ट किया। तो इस तरीके से फॉर्मेडेबल मशीन बना रॉट, हर टीम मेंबर को यहाँ पे फुल बैकिंग किया। फिर इसके बाद द फिफ्थ वॉज इज डिसइंक्लिनेशन बॉर्डरिंग ऑन एबहरेंस टू एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रोजेक्शन। सेल्फ प्रोजेक्शन मतलब कि लीडर्स का फिर सेल्फ दिस इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, दे पॉलिटिकल एम्बिशंस वगैरह, तो उससे ये क्लियर रहे। देन क्रिटिसिज्म भी होता है। अब जो स्पाई होता है ना, स्पाई या फिर जो रॉ टाइप जो एजेंट्स होते हैं, इवन जो फौज में भी होते हैं, जैसा मूवी में दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत जो ऑपरेशंस भी होते हैं ना बड़े बोरिंग कह सकते हो आप, बहुत स्मूथली जाते हैं। बोरिंग हो तो अच्छा होता है, इनफैक्ट बोरिंग इज़ गुड। ज़्यादा बोरिंग नहीं है मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है, आपने प्लानिंग होमवर्क ढंग से किया नहीं। ये जो ऑपरेशंस होते हैं अगर ये बोरिंग हो रहे हैं, स्मूथ हो रहे हैं, बिना नॉइज़ के हो रहे हैं, सो दीज आर गुड। तो सेम इज़ विद रॉ। इंटेलिजेंस मस्ट नेवर एक्सपेक्ट टू बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सक्सेस but must always be prepared to be punished for their failures. This is a very important line. Punished for their failure. जैसे गोलकीपर होता है ना, कितने गोल बचाए डजेंट मैटर, जो एक गोल वो खा गया तो वो याद रहेगा कि ये गोल वो बचा नहीं पाया। दिस इज समथिंग लाइक दैट। सेम इज विद टीचर्स। टीचर्स 100 कॉन्सेप्ट बताएगा, करेक्ट बताएगा, एक्यूरेट बताएगा, बट अगर एक कहीं कुछ ग्लिच हो गया, इनएक्यूरेट हो गया, देन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये यहाँ पर भी यही होता है कि ऑलवेज प्रिपेयर टू बी पनिश्ड फॉर देयर फेलियर। फेलियर का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद जो लीडर्स हैं उनकी जो क्वालिटीज़ है वो आगे कंटिन्यू हुई। अब आज का जो टाइम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम।
एक तो चाइना यहाँ बेलिजरेंट हो रहा है, दूसरा पाकिस्तान तो है ही। फोर्सेस ऑफ रेडिकलिज्म, टेररिज्म एम्बोल्डन करती है डेवलपमेंट इन अवर इमीडिएट नेबर, तो ये चीज़ हमारे लिए एक थ्रेट है। फिर डिजिटल इंफ्रा का थ्रेट बन रहा है, तो सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को सेफगार्ड करना ज़रूरी है। एंड फॉर दैट रॉ टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी इंटेलिजेंस एंड एफिशिएंसी एंड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसी पे GS3 2021 का ये सवाल है, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस। मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, कीवर्ड क्या है? मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो एक्सटर्नल पे फोकस करना है, एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कोई कंट्री है, चाइना इज अ कंट्री, बट बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी होंगे, जैसे कोई टेररिस्ट ग्रुप है, लाइक दैट। तो एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स क्या चैलेंज पोज करते हैं मल्टी डायमेंशनल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे? इसको थिंक। डिस्कस मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स। तो दो पार्ट है, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। अब देखिए कितने आसान से सवाल आते हैं। अगर आप रेगुलर हो तो यू वुड रियलाइज कि इस टाइप के सवाल जब आप अभी मेंस लिखने जाओगे ना, केक वॉक रहने वाला है। सो यू जस्ट हैव टू बी रेगुलर। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन और दिस इज अबाउट रॉ। सो ये रॉ है। अब आगे बढ़ते हैं। शुड द गवर्नमेंट लूजन इट्स पर्स स्ट्रिंग? अभी बजट आने वाला है, तो GS3 में ही एक और सवाल ऐसा था, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। तो ये दो सवाल हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट को जो बजट है वेलफेयर पे फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए या नहीं, समथिंग लाइक दैट। वाई आर पेट्रोल प्राइसेस स्टेडी ट्रेंड, क्रूड प्राइस वर्सेस पंप प्राइस? अभी जैसे $87 पे आ गया है क्रूड ऑयल। टैक्स गवर्नमेंट ने थोड़ा कम किया है, बट मच इज डिजायर्ड। इलेक्शंस भी हैं, तो दैट इज वाई क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी कंट्रोल में रखी गई है। चेंज इन ट्रेंड, कंजम्पशन प्लस ओमिक्रॉन के कारण थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हुआ तो डिमांड भी कम हुई। फेल इन डेप्यूटेशन टू सेंटर इन 2021, 10% IAS ऑफिसर्स ही गए, गुड। देन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री प्लान टू रैंक स्टेट, इससे स्टेट्स नाराज हो रहे हैं, इस तरीके की रैंकिंग नॉट नेसेसरी। हैसन नहीं हो ग्रीन क्लियरेंस, जैसे फॉरेस्ट है, यहाँ से रोड बनानी है, तो क्लियरेंस सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है जो जिसके कारण अक्सर प्रोजेक्ट्स डिले भी हो जाते हैं। तो रैंक एंड इंसेंटिवाइज करने की बात है। स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड। ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस एंड ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा, इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर। तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस है, कोऑर्डिनेशन विद DRDO टीम, हमने ये नया ब्रह्मोस लॉन्च किया। दिस इज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर पे उड़ीसा में ये लॉन्च हुआ। ये इंडिजिनस कंटेंट था, परफॉर्मेंस अब बढ़ गया बिकॉज अब अपन MTCR के भी मेंबर बन गए हैं, तो 290 किलोमीटर का जो कैप था वो हट गया है। ट्रेजेक्टरी बेटर किया, एफिशिएंसी बेटर किया, रेंज भी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो दिस इज ब्रह्मोस। DRDO ने बताया ज़्यादा वेट भी कैरी करेगा। जो पूरा टेस्ट हुआ वो एकदम लाइक अ क्लॉकवर्क करेक्ट हुआ। इन जो ब्रह्मोस है अब वो INS विशाखापट्टनम से भी लॉन्च किया था हमने, तो फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम दिस, गुड। तो मतलब शिप से भी है। ये जो मिसाइल है ना, ये क्रूज मिसाइल है, मतलब प्लेन की तरह चलती है ये बैलिस्टिक नहीं है। ये मिसाइल ब्रह्मोस केपेबल है लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी, सब सी एंड एयर, एक्सेलेंट सरफेस एंड सी बेस्ड टारगेट्स में भी। सो दिस इज गुड। और ये बड़ा एक्सेलेंट पोटेंट वेपन भी है ब्रह्मोस। सुपर सोनिक मिसाइल है ये, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से बेटर। US वॉन्स रशिया ऑन इन्वेडिंग यूक्रेन, यूक्रेन क्राइसिस बना ही है। कल ही हमने पढ़ा था रशिया इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, तो वो इस रिमलैंड और हार्टलैंड, रिमलैंड वाले एरिया में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। तो इन्वेडिंग यूक्रेन का बात है, ऑल्दो आई डाउट ऐसा नहीं होगा, बट टेंशंस आर देयर। हाउ दीज यूज ड्रोन्स मिसाइल इन अबू धाबी अटैक, UAE ने बताया, तो दिस इज नॉट राइट। चाइना सैटेलाइट इन क्लोज एनकाउंटर विद रशियन डेब्री। US वॉरशिप साउथ चाइना सी में पैसेज स्पार्क्स रो, साउथ चाइना सी। अब यहाँ नेविगेशन चाइना का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाता है दिस USA के साथ, बिकॉज चाइना बोलता है दिस इज अवर बैकयार्ड, यहाँ पे US शिप्स अलाउ नहीं करेंगे, और अंक्लॉज यहाँ पे फॉलो नहीं होते। होना चाहिए बट दे डू नॉट, दे रिगार्ड नहीं शो करते वो। हवाना सिंड्रोम नॉट अ फॉरेन कैंपेन। हवाना सिंड्रोम क्या था कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं USA के, ऐसा लगा कि उनको साइकोलॉजिकली एंड ऑल
कुछ डिफिकल्टी हो रही है, प्रोबेबली टारगेटेड अटैक हो सकता है, बट यहाँ जो रिसर्च हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उसमें पता लगा इट इज़ नॉट अ टारगेटेड थिंग, हवाना सिंड्रोम। देन इंडिया की रेटिंग हुई है जीडीपी 7.6%, गुड। टोयोटा दिस नया यूटिलिटी नैटको कोविड-19 ड्रग सेल करेगा। देन अपोलो टायर, सोलर एनर्जी इज नेक्स्ट बिग थिंग। देन इसके बाद ये चल रहा है फ्रेंच दिस ऑस्ट्रेलियन ओपन, कोविड-19 टेली इन्वेस्टमेंट फॉल हुआ एफडीआई का, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एक्सपायर्ड डोजेस ऑफ कोविड-19 एंड लेजेंड ऑफ द गेम सानिया मिर्जा ने अभी रिटायरमेंट लिया है। आप चैंपियन रहे हैं और मल्टीपल आपने ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हैं, 6 ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल जीता है, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ WTA सिंगल्स टाइटल इन 2005, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन। द क्वेश्चन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, अब यहाँ जो बात है वो बात है रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी। लोकल बॉडी प्राइमरली जो अभी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस है, वहाँ पे चुनाव की बात है। तो यहाँ राज्यों ने, जैसे महाराष्ट्र ने प्रोविज़न लगाया था 27% रिजर्वेशन का ओबीसी का लोकल बॉडीज़ में, ये मैटर फिर चैलेंज हुआ ऑनरेबल कोर्ट में। तो अभी यहाँ पे फिर से ऐसा जो बेंच है उसने कहा है बैरियर्स हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के, और ये जो रिजर्वेशन है इससे रिलेटेड और डेटा भी यहाँ पे मांगा गया है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम, इस पे अभी हम फिर से बात करेंगे। एपेक्स कोर्ट का जो लेटेस्ट ऑर्डर है उसने जस्ट मैंडेटरी किया है, प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी फॉलोड अक्रॉस द कंट्री, तो दिस इज देयर। अब द शिफ्ट फ्रॉम जकार्ता एंड नुसंतारा, तो ये जकार्ता कैपिटल है, हमने सी लेवल चेंज भी कल पढ़ लिया, और ये कैपिटल नई बन रही है, दिस इज नुसंतारा। तो इंडोनेशिया की कैपिटल बदल रही है, अब एक नया मेट्रोपोलिस यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, ये जो है वो है ईस्ट कालीमंडन में, ईस्ट कालीमंडन बोर्नियो आइलैंड। तो दिस इज न्यू कैपिटल, बोर्नियो आइलैंड पे है और इसका नाम है दिस नुसंतारा। देन ये बनेगा ईस्ट कालीमंडन में, बोर्नियो में। अब बात ये है कि जो बोर्नियो आइलैंड है ये ऑलरेडी लाइक एनवायरनमेंट इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। इस नई कैपिटल को बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन होगा, इकोलॉजिकल लॉसेस होंगे। तो इज इट वर्थ इट? वर्थ इसलिए बिकॉज जकार्ता डूब रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न कोलैप्स हो गया है। जकार्ता जो अभी यहाँ की कैपिटल है वहाँ ओवर क्राउडिंग हो रही है, कंजेस्टेड रोड है, ड्रेनेज नहीं है, तो दिस सिटी दिस कैपिटल इज सिंकिंग, तो दैट इज वाई दे नीड अ न्यू कैपिटल। तो वो शिफ्ट कर रहे हैं इधर बोर्नियो ईस्ट कालीमंडन में। तो पार्लियामेंट अब यहाँ पे हमें बेसिक से सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा, तो दे आर थिंकिंग कि इससे कितना लॉसेस होगा, कॉस्ट क्या होगा। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है आर्कीपेलागो, हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऐसे हो जाते हैं, दैट इज आर्कीपेलागो, जैसे जापान का आर्कीपेलागो, दिस इज आर्कीपेलागो। तो नुसंतारा जो है इसमें सारा होगा डाइवर्सिटी, रेस, लैंग्वेज, इथनिसिटी, सबका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। द नेम नुसंतारा डेट्स बैक टू माजापहित, एक हिंदू एम्पायर था यहाँ पे जावा में, रूल फ्रॉम 13th to 15th सेंचुरी। जो ये पूरे आइलैंड्स है ना, इंडोनेशियन आइलैंड्स या फिर साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स, एशियन कंट्रीज, इनके ट्रेडिशनली हमेशा बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं एंशिएंट इंडिया, कनेक्टिविटी यहाँ पे रही है। जैसे ये यहाँ पे एम्पायर बताया 13th to 15th सेंचुरी तक, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनई, सब जगह यहाँ पे इंडियन प्रेजेंस रही है। सिमिलरली जैसे कजाकिस्तान ने शिफ्ट किया था कैपिटल अलमाटी टू अस्ताना, एक प्लान्ड सिटी बनाया था, फिर अस्ताना का नाम चेंज हो गया नूर सुल्तान में, दिस सो कैपिटल्स चेंज होती रही है। इंडिया में भी एक टाइम पे कलकत्ता कैपिटल थी, फिर न्यू दिल्ली कैपिटल बनी, कब बनी? आंसर, तो दिस इज द शिफ्ट फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतारा। दिस इज मलयालम सिनेमा, बहुत बड़े स्टार हैं मोहनलाल एंड ममूटी, स्टिल मूवी 20। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम यही आ रहा है कोविड लॉकडाउन के कारण मूवीज रिलीज नहीं हो पा रही है थिएटर में, थिएटर एक रिलीज नहीं हो रहा है। दिस इज नो योर इंग्लिश, तो नो योर इंग्लिश में जो फर्स्ट है वो हम डैश नहीं बोलते हैं, हम क्रैश्ड बोलते हैं। सो विल नॉट से द कार डैश्ड इनटू अ ट्री, इनफॉर्मल लगेगा, नेटिव स्पीकर ऐसा नहीं बोलते, हम बोलेंगे द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, रैन इनटू अ ट्री और हिट अ ट्री। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, जैसे आई वेंटेड देयर यस्टरडे, दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट लेवल यू वांट टू
रीच। तो इंग्लिश में भी ऐसे डिफरेंट लेवल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो कहने को तो करेक्ट है बट जो नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के वो उसको उस वर्ड को उस तरीके से यूज़ नहीं करते। तो उसके कारण कई बार क्या होता है, बहुत सारी इंडियनाइजेशन हो जाता है। जैसे हमारा एक्सेंट भी है, हमारा एक्सेंट ब्रिटिशर्स की तरह नहीं है, यूएस, हमारा अपना एक अलग ही एक्सेंट बन गया है, इंडियन एक्सेंट लाइक दैट। तो दिस हैपन्स। लैंग्वेज जो होती है ना, अगर आप लैंग्वेज की भी हिस्ट्री पढ़ो तो लैंग्वेज भी ना ऐसे इवॉल्व होती है, लैंग्वेज भी इवॉल्व होती है, एक्सेंट चेंज हो जाता है। जैसे ऑसीज की इंग्लिश देखो, वो बड़ी अलग इंग्लिश लगती है ऑस्ट्रेलियंस की। तो इस टाइप का है, बट जो ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह है इसका ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे इम्पर्टिनेंट है, इम्पर्टिनेंट इज द अपोजिट ऑफ पर्टिनेंट? नो, इम्पर्टिनेंट वॉज नॉट यूज इन द सेंस ऑफ नॉट पर्टिनेंट। सी, पर्टिनेंट का मतलब होता है दिस इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑपोजिट इम्पर्टिनेंट जस्ट लाइक दैट नहीं होगा। इम्पर्टिनेंट का तो मतलब हो जाएगा रूड और डिसरेस्पेक्टफुल। तो पर्टिनेंट का ऑपोजिट हम बोलेंगे लाइक इररेलेवेंट है। ओके, देन प्राइवेटाइज का मतलब अपोजिट क्या होगा? जैसे कोई पब्लिक है, गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट जैसे प्राइवेटाइज कर रही है से रेलवेज को, दैट इज प्राइवेटाइज। ओके, सो ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स थे। एंड जो आज का क्विज है वो विकीपीडिया पे है, कोलैबोरेशन, हैव अ लुक। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। ये 2 सवाल हैं, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस बताना है और कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट दोनों का डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश लिखा है, और दोनों के कंपोनेंट्स भी बताने हैं बजट के। दिस इज इम्पॉर्टेंट, अभी बजट भी आएगा तो उसमें ये हेल्प होगा। ओके, so this is today's discussion. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.